Hello everyone. In this video, we are going to explain chapter 2 of economics class 9 and the title is people as resource. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कि किस तरीके से ह्यूमंस या हम जीव जंतु या प्राणी किस तरीके से रिसोर्स के रूप में काम करते हैं. तो द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश के लिए उसका जो पॉपुलेशन है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ना कि परेशानी. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. और कोई भी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल का वो तभी वर्क कर पाता है, प्रोडक्शन में एक्टिव हो पाता है, जब हम उसमें इन्वेस्ट करें मतलब क्या, हम उसे एजुकेट करें, उसे ट्रेन करें, उसे मेडिकल केयर दें. तो इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम. तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन कैपिटल है क्या, तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे है कि इट इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड रिप्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम. मतलब उनके भीतर कितना स्किल है और कितनी प्रोडक्शन के लिए कितना नॉलेज उनके भीतर हमने डाला है. People as a resource is a way of referring to countries' working people in terms of their existing productive skills and abilities. इसमें पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे कि कैसे ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो आइडिया है उसके बारे में हम समझेंगे. और किसी भी और रिसोर्स के जैसे पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है. इसका एक पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन का, दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, विल लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड. पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन का कुछ बेनिफिट्स भी है, लेकिन हम अक्सर इसके नेगेटिव साइड के बारे में ही बात करते हैं. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital information. Investment in human capital ये किन किन तरीक़ों से हो सकता है. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में, वो एजुकेशन से हो सकता है, ट्रेनिंग से हो सकता है, मेडिकल केयर से हो सकता है. ये एक बढ़िया रिटर्न देता है जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो फिजिकल कैपिटल में. मतलब आप अगर सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालोगे, केमिकल्स डालोगे, तो वो प्रोडक्टिविटी यील्ड करता है. उसी तरीके से अगर आप इंसान को या पॉपुलेशन को ट्रेन करोगे, स्किलफुल बनाओगे, तो वो देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करते हैं. This can be seen in the form of higher incomes earned because of the higher productivity. अगर हम कंपेयर करें तो जिन कंट्रीज़ के पास ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज हैं या ज़्यादा बेहतर ट्रेंड स्किलफुल वर्कर्स हैं, पॉपुलेशन है, वो कंट्री ज़्यादा डेवलप हो पाती है. Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because the advantage of a more educated or a healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care. यहाँ बात हो रही है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे या जो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं वो सिर्फ खुद के लिए ही या सिर्फ हायर इनकम ही नहीं अर्न कर पाते हैं, बल्कि सोसाइटी को भी उनसे फ़ायदा होता है. मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो कर ही रहे हो, लेकिन यू आर समहाउ और यू आर समवेयर हेल्पिंग द अदर्स हु आर लैगिंग बिहाइंड इन द सोसाइटी. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज. वास्तव में अगर हम कहें तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो बाकी सभी रिसोर्सेज से ज़्यादा बेहतर है. ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल. ये जो ह्यूमन रिसोर्स है वो लैंड का, कैपिटल का यूज़ करना सिखाता है. लैंड और जो कैपिटल है वो अपने आप इस्तेमाल नहीं किया जा सकते. तो मतलब जब तक ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो पॉपुलेशन हमारे पास है, उसे इसका इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाएगा, जब तक वो सीख नहीं पाएगा, वो इसका इस्तेमाल कर नहीं पाएगा. कई दशकों से इंडिया में अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी. दशकों से भारत में बढ़ती आबादी को एक लायबिलिटी के रूप में देखा गया है, एसेट के बजाय. एसेट मतलब जो हमारे काम की बातें हों या जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें हों. पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी. यहाँ कहा जा रहा है बात कि पॉपुलेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बर्डन नहीं होना चाहिए. इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. जैसे कि अगर हम इनकी एजुकेशन पे, इनके हेल्थ पे, इनके ट्रेनिंग पे, इनके एग्रीकल्चरल वर्कर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर हम
हेल्प कर सकें, तो ये भी प्रोडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। द टू फॉलोइंग केसेस, नीचे दो एग्जाम्पल हैं जिसमें कि आप पढ़ सकते हो कि कैसे ये दोनों अपना अपना रोल निभाते हैं प्रोडक्शन में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो यहाँ बात हो रही है दो फ्रेंड्स विलास और शाकाल नाम के बच्चों की, जो एक ही गांव के हैं, सीमापुर। शाकाल 12 साल का लड़का है, उसकी माँ जो है शीला, वो घर में देखभाल करती हैं, अपने घरेलू कामकाज करती हैं। उसके फादर जो बूटा चौधरी हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। शाकाल अपनी माँ की मदद करता है डोमेस्टिक कोर्स में। ही ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई जीतू और सीतू बहन की भी वो हेल्प करता है। उसके जो अंकल श्याम हैं वो मैट्रिकुलेशन पास हैं, लेकिन वो घर में बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। बूटा और शीला साकाल को पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। उन्होंने उसे फोर्स किया कि वो स्कूल ज्वाइन करे। ही स्टार्टेड स्टडिंग, वहाँ उसने पढ़ाई शुरू की और उसने अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब 12th उसने पास कर लिया। उसके फादर ने कहा कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। उसने लोन लिया ताकि शाकाल अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, वोकेशनल कोर्सेज़ की पढ़ाई कर सके। शाकाल वॉज मेरिटोरियस, शाकाल जो था वो मेरिटोरियस था और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट भी था। पूरे इंटरेस्ट के साथ उसने, पूरे इंथुजियाज्म के साथ उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया और कुछ समय के बाद उसे नौकरी भी मिल गई। ही इवन डिज़ाइंड न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने नए तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि हेल्प मिला उसके फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन। मतलब पहले केस में क्या है कि उसके ही चाचा जो कि उन्होंने भी पढ़ाई की, बट उन्होंने वोकेशनल या जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं किया और वो मैट्रिकुलेशन ही पढ़ करके रह गए, जबकि उसे आगे पढ़ने का मौका मिला और वो चलकर एक आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। इसके बाद विलास की कहानी है। विलास 11 साल का बच्चा है जो कि उसी गांव में रहता है। विलास के फादर महेश हैं जो कि एक मछुआरे हैं। हिज फादर पास्ड अवे, 2 साल पहले ही उनका डेथ हो चुका है। मदर गीता जो है वो मछलियाँ बेचकर पैसे कमाती हैं ताकि फैमिली को खिला सकें। उन्होंने मछली खरीदने के लिए भी लैंड ओनर के पॉन्ड से, और वो उसे आसपास की मंडी में बेचती हैं। 150 रुपये किलो उन्हें मिलता है 1 किलो मछली बेचने पर। विलास खुद भी एक पेशेंट है अर्थराइटिस का, मतलब उसकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हैं। उसकी मदर उसका इलाज नहीं करवा पा रही। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल भी नहीं जा सकता। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है। वो अपनी मदर की हेल्प करता है खाना पकाने में या अपने छोटे भाई मोहन की देख रेख में। कुछ समय बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ गई और कोई भी नहीं था उनकी देखभाल करने को, कोई भी नहीं था उनको सपोर्ट करने को। विलास को भी इसी काम में लगना पड़ा। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ मेयाग्र इनकम, वो भी अपनी माँ की तरह एक छोटी मोटी आमदनी ही अब कर पा रहा है। दोनों ही केसेस में हमने देखा कि शाकाल स्कूल जाता है, विलास नहीं जाता है। शाकाल जो है वो फिजिकली स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विलास जो है वो आर्थराइटिस का पेशेंट है। ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, उसके पास पैसे भी नहीं हैं कि वो डॉक्टर के पास जा सके। तो शाकाल एक्वायर्ड डिग्री, और क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी था, उसे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था, तो वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया। शाकाल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई, जबकि विलास को वही काम करना पड़ा जो उसकी माँ करती थी, साधारण सी इनकम, और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट किसी भी तरीके से कर पा रहा है। शाकाल के केस में कई सालों के बाद एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, कई सालों की पढ़ाई के बाद वो उसकी जो श्रम शक्ति थी उसमें क्वालिटी आ पाई। इसने उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी को हेल्प किया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। मतलब टैलेंट आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है और इसके बदले आपको सैलरी या पेमेंट दी जाती है। कहा जा सकता है कि देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। विलास, क्योंकि उसने अपने लाइफ के शुरुआती दिनों में एजुकेशन नहीं लिया, हेल्थ केयर नहीं ले पाया, और उसने अपना अधिकांश जीवन का समय जो है वो मछलियाँ बेचने में ही बिताया है, तो ही ड्रॉज सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर एज इज मदर। मतलब बेहतर सैलरी, बेहतर पेमेंट और बेहतर कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्री को बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करने के बाद ही आप कंट्री से बेहतर इनकम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट हैज़ बीन रेफर्ड हियर। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर।
मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया जाए तो ये फ्यूचर में काफ़ी काम देता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। A child too with investments made on her education and health can yield a high return for future in the form of higher earnings and greater contribution। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक बच्चे में भी अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो सोसाइटी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, सोसाइटी काफ़ी काम में आ सकता है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। देर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर लोग अपने न्यूट्रिशन, अपने हाइजीन के लिए सचेत हों, सतर्क हों, तो वो दूसरों से बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और कंट्री को भी एक बेहतर डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा सकते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। इन कॉन्ट्रास्ट, अ विशियस cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state। मतलब यहाँ पर दोनों ही स्टेज की बात कही जा रही है। अगर महत्वाकांक्षी पेरेंट्स होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने वाले, तो उनके बच्चे एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, लेकिन जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स हैं, मतलब जिनके पास उतना अच्छा मौका नहीं मिल पाया, उनके बच्चे भी उसी तरीके की स्थिति में फंसकर रह जाते हैं। जापान जैसी कंट्री, छोटी सी कंट्री है, लेकिन आप सभी जानते हो इट इज़ टेक्नोलॉजिकली सो साउंड। उसने ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया। उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, था ही नहीं। ये जो कंट्रीज़ हैं वो आज डेवलप्ड हैं, रिच हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन दियर कंट्री। उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता है उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो फिर कैसे वो रिच बन गया, डेवलप बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने पीपल पे इन्वेस्ट किया, लोगों पे इन्वेस्ट किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, हेल्थ में इन्वेस्ट किया। These people have made efficient use of other resources। जब लोग जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो वो दूसरे रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सीख गए। Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed। लोगों ने जो स्किल सीखा है उसी कारण से ये कंट्रीज़ हैं जो आज इतनी डेवलप्ड हैं या इतना तरक्की कर रही हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। मतलब पुरुष और महिलाओं के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस किस तरीके की होती हैं। इसे हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का काम आज भी मुख्यतः परिवार संभालना है और पुरुषों का काम बाहर जाकर पैसे कमाना है। हालांकि सिचुएशन हैज़ चेंज, बट स्टिल यू विल फाइंड दैट द सैलरी ऑफ अ मैन एंड वुमेन इज़ नॉट द सेम एज इट हैज़ टू बी। अभी भी एक पुरुष के अनुपात में जितना काम एक महिला कर रही है उसी अनुपात में उसे सैलरी नहीं मिलती, उसी रेशियो में उसे सैलरी नहीं दी जाती। तो विलास और सकाल की तरह पीपल हैव बीन एंगेज, मतलब लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। हमने पढ़ा है कि विलास मछलियाँ बेचता था, साकाल एक फर्म में जॉब करता था। ये अलग एक्टिविटीज़ हैं जो कि 3 मेन सेक्टर्स में बटी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। 3 सेक्टर्स की यहाँ बात हो रही है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो आप इस लाइन को अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हो कि ये जो 3 सेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी मतलब जो चीज़ों को प्रोड्यूस करे, जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके चीज़ों को प्रोड्यूस करे। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या है, उसमें हम नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों का उत्पादन करते हैं। जैसे ये फार्मिंग हो सकता है और जीव जंतुओं का पालन हो सकता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। दूसरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। ये जो है वो हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। मतलब जो सेवा करने वाला, पहला जो प्रोड्यूस करे, दैट प्रोड्यूसर फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स इज अ प्राइमरी सेक्टर। उनको यूटिलाइज करके, उनको यूज़ करके जो दूसरा लेवल है प्रोडक्शन का, दैट इज़ योर सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी क्या, तो सेवा, ऐसा सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करे उसे हम टर्शियरी या सर्विस सेक्टर कहते हैं। जैसे टीचर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स एंड मेनी मोर। दे आर ऑल जस्ट सर्विंग, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
They are not a part of the industry though. They are just one who are serving. जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं तो इन्हें तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, मतलब टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है. The activities in this sector result in the production of goods and services. इस सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें. These activities and add value to national income. और ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेशनल इनकम में अपनी भूमिका निभाती हैं. These activities are called economic activities और इन्हें ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो हिस्से होते हैं, पहला मार्केट एक्टिविटी और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी. अभी ये मार्केट एक्टिविटी क्या है, तो जिसमें रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, दैट इज एक्टिवली परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट. दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे हमने देखा था कि प्रोडक्शन जो फार्मिंग था उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ मार्केट के लिए थी, और जो अनाज अपने घर में हम रखते थे दैट वाज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. These can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets. इसके बाद अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल और कल्चरल डिविजन्स के कारण एक डिवीज़न है लेबर का वुमेन और विमेन के बीच में. वुमेन को, जैसा मैंने अभी कहा था कि दे हैव टू लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स. शाकाल की माँ, शीला की माँ, ये सभी खाना ही बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं. शाकाल के फादर बूटा सिंह हो, वो खेतों में काम करते हैं और फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं. शीला इज़ नॉट पेड फॉर सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अ ब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली. अब हम देखते हैं यहाँ पर कि चाहे वो शीला हो या शाकाल की माँ हो, उन्हें घर में बच्चों की परवरिश के लिए तो पैसे नहीं दिए जाते. बूटा अर्न्स मनी, लेकिन बूटा को बदले में पैसे मिलते हैं जो कि वो खर्च करता है अपने फैमिली की देखभाल में. वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सेल्फ डिलीवर्ड इन द फैमिली. अभी जहाँ हमने बात की मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी, तो यही जो घर में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज़ द नॉन मार्केट एक्टिविटी. तो वुमेन आर नॉट पेड फॉर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली. द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम. जो घरेलू काम जो महिलाएँ करती हैं वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता है. वहीं विलास की माँ गीता, उसने मछलियाँ बेचकर इनकम किया. Thus women are paid for their work when they enter the labor market. मतलब यही महिलाएं जब लेबर मार्केट, श्रम मार्केट में उतरती हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं. Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. लेकिन इसे कंपेयर किया जाता है किसी मेल की सैलरी से, और वो कितना पढ़ा लिखा और वो कितना स्किलफुल है इससे. मतलब महिलाओं को समान सैलरी नहीं दी जाती. Education helps individuals to look better use of the economic opportunities available before them. Education किसी को हेल्प करता है, किसी भी इंसान को हेल्प करता है कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकांश और अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have meager education. महिलाओं के पास आज भी बहुत थोड़ी बहुत एजुकेशन है और लो स्किल फॉर्मेशन है. वुमेन की सैलरी आज भी लो होती है इन कंपैरिजन टू मेन. मोस्ट वुमेन वर्क वेयर द जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर. अधिकांश महिलाओं को वहाँ काम करना पड़ता है जहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब उन्हें किसी भी काम के दौरान काम से निकाला जा सकता है. और भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मियाग्र, मतलब वहाँ पे उनकी कानूनी सहायता उनको काफ़ी कम होती है. इस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इरेगुलर है, मतलब पता नहीं कब काम मिले और कब ना मिले. जैसे कि उसकी माँ फ़िश बेचने जाती है, फ्लड सीज़न आ जाएगा, मछलियाँ चली जाएंगी, तो उनके पास कोई काम नहीं रह पाएगा. सो इट इज़ इरेगुलर एंड लो इनकम. इस सेक्टर में एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर और द सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, मतलब चाहे वो मातृत्व अवकाश हो या और भी किसी की तबीयत खराब, उसने काम नहीं किया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे. दिस इज़ नॉट इफ़ यू लुक एट द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और ऑफ मार्केट एक्टिविटीज़. हावेवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन, हालांकि ऐसा नहीं है, जो महिलाएं काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, जिनमें काफ़ी अच्छा स्किल है, उनको मेन के बराबर सैलरी मिलती भी है. जैसे अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट. अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो यू विल फाइंड दैट द वुमेन आर मोस्टली इन्वॉल्व इन टीचिंग सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर लाइक डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं और कुछ और भी सर्विसेज हैं जिनमें वो काम करती हैं. दे नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस.
आप अपनी बहन से बात करो, अपने क्लासमेट से बात करो कि वो बड़े होकर कौन सा करियर चूज़ करना चाहती हैं। तो दिस इज समथिंग दैट द बुक आस्क्स यू टू। अब है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड होगा। मतलब अगर जो पॉपुलेशन है वही अनपढ़, वही अनएजुकेटेड, अनटैलेंटेड, अनस्किलफुल हो, तो हाउ विल इट लीड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी कंट्री। तो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। ये डिपेंड करता है, मतलब अगर पूछा जाए कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो हियर आई एम अंडरलाइनिंग इट फॉर यू। लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, life expectancy, skill formation acquired by the people of the country, the quality of the population ultimately decides the growth rate। मतलब यही क्वालिटी है किसी भी पॉपुलेशन का जो कि डिफाइन करता है कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट क्या होगा। और जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होता है वो एक एसेट होता है, मतलब वो एक वरदान की तरह होता है, मतलब आपके बिजनेस या आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो शाकाल का एजुकेशन जो था वो इनिशियल ईयर्स में काफ़ी बोर था, क्योंकि उसे इसका नतीजा समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसे एक अच्छी नौकरी मिली, सैलरी मिली, तब उसको समझ में आया कि हाँ ये कितना इम्पॉर्टेंट है। इट ओपन न्यू हॉराइजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस, डेवलप्ड वैल्यूज़ फॉर हिम, नॉट ओनली फॉर शाकाल। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। मतलब ये जो एजुकेशन है वो सिर्फ शाकाल के लिए ही नहीं बल्कि उस पूरी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहा। तो यही है नेशनल इनकम, cultural richness, increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education। इसीलिए कोशिश किया जा रहा है कि हर एक को बेसिक एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 10th तक की जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, और गवर्नमेंट इस पर काम भी करती है। देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। बेहतर शिक्षा के लिए ही नवोदय विद्यालयों की स्थापना हर जिले में की गई। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन, ये जो एजुकेशन का जो खर्च है वो 151 करोड़ से 3766.90 करोड़ तक चला गया 11th प्लानिंग कमीशन में। एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता गया एजुकेशन पे। एक वक्त था जब 0.64 था 1951-52 में, से 3% अब खर्च हो रहा है एजुकेशन पे। मतलब एक समय था जब हम 1% से भी कम हिस्सा पढ़ाई में खर्च कर रहे थे, और आज 2015-16 में सरकार अपने कुल आमदनी का 3% खर्च करती है। हालांकि इसमें अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट documents of union state governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18। हालांकि जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनसे ये मालूम पड़ता है कि एजुकेशन के मामले में खर्च काफ़ी हद तक सिमटा है। ये 3% से 2.7% तक आ चुका है। जो लिटरेसी रेट है वो 18% थी, और आज 2010-11 में वो, मतलब लास्ट सेंसस की समय, लास्ट जनगणना की समय वो 74% तक थी। अब लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ ऑल्सो नीडेड द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। लिटरेसी एक सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरत है जो सिटीजन्स के पास हो, तभी वो अपने ड्यूटीज़ जान सकेंगे, अपने राइट्स को पहचान सकेंगे। हालांकि वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। लिटरेसी ऐसा नहीं है कि समाज के सभी तबकों में लिटरेसी भी एक जैसी ही है। जैसे अगर हम बात करें तो पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 16.6% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं से। 2011 में लिटरेसी रेट जो था वो केरला का 94% था, बिहार का 62% था। जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो 8.41 लाख था 2015-16 में। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय पुअर क्वालिटी। अब स्कूल्स तो बढ़ा दिए गए, लेकिन जो क्वालिटी है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो उस कारण से, वो किन्हीं कारणों से मेंटेन नहीं रह पाई। सर्व शिक्षा अभियान एक सिग्निफिकेंट स्टेप था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था, जिसमें कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मुहैया कराना था। मतलब पहले से 10वीं तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवाना था। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट in partisanship with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education
अलॉन्ग विथ इट ब्रिज कोर्सेज, काफ़ी सारे ब्रिज कोर्सेज, मतलब आपको नौकरी में हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे ब्रिज कोर्सेज होते हैं। बैक टू स्कूल कैंप्स, मतलब बच्चों को दोबारा स्कूल बुलाने के लिए कई सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब जिससे कि बच्चे इंटरेक्ट हो सकें, बच्चे इंटरेस्ट ले सकें पढ़ाई में। इन सब के अलावा मिड डे मील स्कीम, मतलब दोपहर के वक्त बच्चों को स्कूल में ही फ्री खाना मुहैया कराया जाना, ये भी था। इससे दो फायदे हुए, एक तो बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स मिल पाएँ और इससे बच्चे काफ़ी हद तक स्कूल जाने को उत्सुक भी हुए, बिकॉज आफ्टर ऑल दे वर गेटिंग ए टाइम ऑफ अ फूड। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो 12th प्लानिंग कमीशन है उसने बताया कि जो कंट्री के जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये क्या है, तो कितने बच्चों का नामांकन हो पाता है स्कूल्स में, वो 18 से 23 साल के बीच 25.2% था और 2020 से 21 में ये 30% तक हो जाएगा। मतलब डेवलपमेंट है। वी शुड बी ब्रॉडली इन लाइन विथ वर्ल्ड एवरेज, जो कि दुनिया के एवरेज के बराबर ही है। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस। ये जो प्लानिंग है वो ये है कि बच्चों की या ऐसे लोगों की पहुंच हो, स्टेट स्पेसिफिक नेटवर्किंग तक इन पर इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। प्लान ये भी है कि डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब घर बैठे, क्योंकि भारत गाँव का देश है, बड़ी आबादी ऐसी है जो गाँव में रहती है, तो उन तक कैसे शिक्षा पहुंचाई जाए, तो उनके लिए डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन भी चालू किया गया है। मतलब अब वो ऑनलाइन एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब पत्राचार के माध्यम से आप तक बुक की कोर्सेज पहुंचा दी जाएंगी और आपको वही पढ़ना है। क्वेश्चन और एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक बार शहर आना पड़ेगा। पिछले 50 सालों में देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी हैं, इंस्टीट्यूशंस बढ़े हैं। तो लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज। यहाँ एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हो किस तरीके से 1951 से 2015-16 तक में कितनी बड़ी संख्या में बढ़ी हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसी चीज़ें। अभी अगर हम इसके बाद एजुकेशन के बाद हम बात करें कि पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बनाने में या स्किलफुल बनाने में दूसरा सबसे मेजर रोल किसका है, सो दैट इज़ हेल्थ। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फर्म जो है वो आपसे प्रॉफिट ज़्यादा कमाती हैं। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? तो क्या आप ऐसा उम्मीद करते हो कि कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म ऐसे लोगों को काम करने का मौका दे जो कि हेल्दी ना रहें, जो फिट ना रहें? तो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। मतलब जो हेल्थ है वो ये एबिलिटी है कि जो कि इंसान को किसी भी बीमारी से दूर रहने में हेल्प करता है। वो ही विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बींग। henceforth improvement in the health status of the population has been the priority of our country। मतलब किसी भी कंट्री का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल होनी चाहिए कि वो लोगों की हेल्थ पे काम करे, कि हेल्थ पे काम नहीं करने के बाद आप और कुछ पे ध्यान दे ही नहीं पाओगे। जस्ट इफ़ यू लुक एट द सिचुएशन ऑफ द कंट्री राइट नाउ, कोरोना के चक्कर में सरकार किसी भी और चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं पा रही, बिकॉज पीपल आर नॉट हेल्दी, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। अब नेशनल पॉलिसी 2, हमारा जो नेशनल पॉलिसी है, तो अगर क्वेश्चन हो कि हमारी नेशनल पॉलिसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हेल्थ पॉलिसी, वो इस पे है कि लोगों को हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी हो, मिल पाए, फैमिली वेलफेयर हो, न्यूट्रिशनल वेलफेयर हो, स्पेशल फोकस हो अंडर प्रिविलेज, मतलब ऐसे तबकों के लिए स्पेशल फोकस देने की बात है जो कि पिछड़े हुए हैं। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों में इंडिया ने काफ़ी बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो दैट इज़ आवर अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट्स का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ा है। बिहार जैसे स्टेट्स जो कि पुअर स्टेट्स हैं आज भी पिछड़े हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, साउथ इंडियन स्टेट्स, दे आर मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर। अभी अगला है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। कोई पढ़ा लिखा हो उसके पास रोज़गार ना हो, या फिर पढ़ा लिखा हो उसके पास उसके पढ़ाई के अनुसार रोज़गार ना हो, तो दैट इज़ ऑल्सो केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो शाकाल की मदर शीला अपने घर की कामकाज करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने हस्बैंड की देखभाल करती हैं।
शाकाल का भाई जीतू, उसकी बहन सीतू, ये सभी अपना टाइम घर में ही खेलने कूदने में बिताती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि शीला और जीतू या सीतू एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं? इफ़ नॉट वाई, क्या हम कह सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सीतू और जीतू है वो अनएम्प्लॉयड है या उनकी माँ अनएम्प्लॉयड है। बिकॉज द किड्स, they have not grown up to a certain age that they can be categorized in the sense of employed or unemployed। वही उनकी माँ जो है वो काम तो कर रही हैं, वो किसी ना किसी काम में तो लगी हुई हैं, बट just because she is not adding to the country's development in terms of economy, it is something that why should be called unemployed। अभी unemployment is said to exist when people are willing। ये unemployment वो स्थिति है जब लोग काम करने को तैयार हों लेकिन उनको या तो काम नहीं मिल पाए या उनको वेजेस नहीं मिल पाए। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन वर्किंग आउटसाइड। शीला घर के बाहर काम करने को तैयार ही नहीं है, वो तो घर में ही काम करने को तैयार है। जीतू और सीतू जो बच्चे हैं वो भी अपने घर में ही काम करने को तैयार हैं। ना तो जीतू, ना तो सीतू और ना शीला, इनको हम एम्प्लॉयड नहीं कह सकते। जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 साल से 59 ईयर्स के बीच की, उसे हम कहते हैं दैट इज़ द एज वेयर समवन कैन बी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। अभी शीला अपने फैमिली के लिए वर्क करती है, उसे घर में काम करना नहीं पड़ता, उसे घर में काम करना पड़ता है लेकिन साथ साथ बाहर भी काम करना पड़ता है। तो जितना वो काम करती है या वो जिस तरीके से वो काम करना चाहती है वो काम उसे मिल भी नहीं पाता। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी रेफर्ड टू एज द अनएम्प्लॉयड। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ में है। हालांकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह रूरल एरिया में और शहरी एरिया में अलग अलग है। गाँवों में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल है, मतलब आपको एक सीज़न में रोज़गार मिलेगा, पैसे कमाने का मौका मिलेगा, किसी सीज़न में नहीं मिलेगा। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा कि आपके पास काम है लेकिन आपको उस बदले में कोई सैलरी नहीं दी जा रही है। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शहरों में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और उनके पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का केसेस शहरों में ज़्यादा है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है जब लोग आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स। जब लोग साल के कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक काम नहीं कर पाते तो ये लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सीजन्स होती हैं जिसमें कि सोविंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग होता है। तो इनमें जितना काम इन्हें करना होता है उस हिसाब से इन्हें पैसे नहीं मिलते। पैसे कम मिलते हैं जब इनको अपनी फसलें बाहर बेचने का मौका मिलता है। सो 4 महीने उन्होंने काम किया बट कोई प्रोडक्टिविटी नहीं इनके लिए, 5वें महीने में उसका इनको रिजल्ट मिलता है। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड द सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अभी इसके बाद ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड दिखते तो हैं लेकिन जैसे कि दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब ऐसा होता है कि एक ही खेत में कई सारे लोग काम तो कर रहे हैं, खुद को बिजी तो रख रहे हैं, लेकिन जो सम टोटल ऑफ ऑल द रिजल्ट है दैट इज नॉट अप टू द मार्क ऑफ ऑल द नीड ऑफ द फैमिली। दैट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द वर्क रिक्वायर सर्विस ऑफ 5 पीपल। अब जहाँ पर काम तो 5 लोगों की ही है लेकिन 8 लोग लगे हैं क्योंकि उनके पास करने को और कुछ नहीं है। तो दिस विल रिड्यूस द एबिलिटी और द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच वन। अभी मान लो कि घर में कोई काम है जिसको कि 2 लोग ही कर सकते हैं। अब अगर 5 लोग उसी काम में यूटिलाइज हो रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट इज़ अ केस जहाँ वो 3 लोग कहीं और काम कर सकते थे बट उन्हें मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ रहा है। सो दिस इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ इन केस द अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम। अब शहरों में जहाँ पर कि अर्बन एरिया में लोग पढ़ लिख ज़्यादा लिए हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको दिखता है, जहाँ लोगों को अपनी डिग्री के अनुसार या अपनी पढ़ाई के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती। यूथ जो मैट्रिक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, डिग्रीज ले चुके हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा। एक स्टडी बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमॉन्ग मैट्रिकुलेट्स। मतलब आज एक मैट्रिकुलेट पर्सन
जितनी जल्दी नौकरी पा लेता है उतनी जल्दी एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को भी नौकरी नहीं मिल पाती, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट सुटेबल टू डू एनी वर्क, वो हर काम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो a paradoxical manpower situation is witnessed as a surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. ऐसा होता है कि एक फील्ड में मैन पावर ज़्यादा है, दूसरे में कम है. टेक्निकल स्किल्स लोगों के पास कम है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. अगली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन पावर रिसोर्स मतलब इंसान जो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसका वेस्टेज होता है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट करने में सक्षम हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट. पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी. तो ये वो स्थिति होती है जब वो लोग, जब एक देश की इकोनॉमी के लिए एसेट हो सकते थे, वो एक बोझ बनकर रह जाते हैं, लायबिलिटी हो जाते हैं. देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. लोगों में होपलेसनेस, डिस्पेयर होता है यूथ में. लोगों के पास इनफ मनी नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें. इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. ऐसे भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इससे उनकी जो एक होपफुलनेस है होपलेसनेस में चेंज हो जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ाता है. अब जो अनएम्प्लॉयड हैं वो भी वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड. अब मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि काम करने के लायक तो है मगर वो काम उसे मिल ही नहीं पा रहा, सो हाउ विल ही फीड हिज फैमिली. जब वो अपनी फैमिली को खिला नहीं पाएगा तो ही विल बी अ लायबिलिटी, not just for him but for the family, and even his family will be a liability for whom? For the society. So hence unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. तो unemployment का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में. इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी. अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ ज़्यादा हो तो एक ऐसी इकोनॉमिक का वो इंडिकेटर है जहाँ पे इकोनॉमी घाटे में जा रही हो, लगातार ख़त्म होती जा रही हो. इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड इफ पीपल कैनॉट अपीयर एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी. इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो. हालांकि भारत में ये रेट अभी तक तो लो है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम. कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि काम तो मिल रहा है मगर उसके बदले में उन्हें आमदनी काफ़ी कम मिलती है. दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर. सालों भर वो काम करते हैं लेकिन उनके पोटेंशियल और इनकम में इट इज़ नॉट एडिक्वेट. मतलब लेकिन जितना काम वो करते हैं उस रेशियो में उन्हें पैसा नहीं मिल पाता. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कॉल द अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के श्रेणी में हम इसे भी रख सकते हैं. द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम. ऐसा लगता है कि ये काम उन पर थोपा गया हो. दे मे देयरफॉर वांट अनदर वर्क. वो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कुछ भी करके अपना काम चलाते हैं. पीपल कैनॉट अफोर्ड टू सिट आइडल. अब जो गरीब लोग हैं वो बैठे तो नहीं रह सकते, तो वो खुद को किसी भी एक्टिविटी में इंगेज करते हैं, चाहे वो उनके अर्निंग पोटेंशियल से मैच करती हो या नहीं. देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल. इनकी जो अर्निंग होती है वो उन्हें इतना ही दे पाती है कि वो किसी तरीके से खुद को जिंदा रख सकें, खुद को बरकरार रख सकें, बनाए रख सकें. तो मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर. अब अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वहाँ लोग नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ों को बनाने में लगे हैं. सो दैट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. होल फैमिली एक फील्ड में कंट्रीब्यूट करती है जबकि ज़रूरत नहीं है. सो देयर इज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. लेकिन एंटायर फैमिली को उसका हिस्सा मिलता है जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ द अनएम्प्लॉयड इन द रूरल सेक्टर. अभी गाँव में क्या है कि लोग किसी भी तरीके से खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होकर के कुछ पैसे कमा लेते हैं, एक जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको ऊपर रख पाते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी का. पिछले कुछ सालों में हालांकि इसमें डिक्लाइन हुआ है, लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके दूसरे एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़े हैं. सम ऑफ द सरप्लस लेबर्स इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू, मतलब चूँकि हमारी आबादी बढ़ी है
तो खेतों में काम करने वाले लोग अब सिर्फ खेतों में ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दे हैव मूव टू सेकेंडरी और द टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग, जहाँ सबसे ज़्यादा लेबर्स की खपत होती है। इन केस ऑफ टर्शियरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज, कुछ अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर की तो न्यू सर्विसेज जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ आजकल आ चुकी हैं। अब फिर यहाँ पर एक और कहानी है, इट आस्क्स यू टू रीड एंड सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज़। और मुझे लगता है कि इस चैप्टर के एंड के बाद वी आर एबल टू determine that this population of a country is not a liability, it is an asset. If it is trained, made skillful, skills are given to that population and given proper education and health facilities along with employment. मतलब population asset हो, liability नहीं, इसके लिए हमें 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा। वो क्या क्या हैं? They are health, they are education and they are employment. और एक और चीज़ हमने पढ़ा, 3 सेक्टर्स के बारे में भी हमने पढ़ा, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल से चीज़ें बनाता हो या जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता हो, दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। जो रॉ मटेरियल से बनाई हुई से चीज़ों को बनाए, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। जैसे फैक्ट्रीज, कॉटन खेत में प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ योर प्राइमरी सेक्टर। कॉटन को कंपनी में लाया गया, वहाँ पे कपड़े बने, दैट इज़ योर सेकेंडरी सेक्टर। और वो कपड़े को ट्रक वाला दुकान तक पहुंचा कर ले गया, सो इट हैज़ प्रोवाइडेड सर्विस। तो वो जो सेक्टर है दैट इज़ द टर्शियरी और द सर्विस सेक्टर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वी शैल टॉक अबाउट अनदर लेसन इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। टिल देन थैंक्स एंड